नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ला एक्ट पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू है? पहला विकल्प है 10 मार्च 2005 और दूसरा है 12 जुलाई 2005, तीसरा है 2 अक्टूबर 2005, चौथा है 12 अक्टूबर 2005। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा 12 अक्टूबर 2005, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका पहला विकल्प है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 20, तीसरा है अनुच्छेद 16 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 10। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? पहला विकल्प है सभी नागरिकों को, दूसरा है शहरी नागरिकों को, तीसरा है सरकारी कर्मचारियों को, चौथा है ग्रामीण नागरिकों को। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है विकल्प ए, सभी नागरिकों को। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के किस धारा के प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए? पहला विकल्प है धारा 5 का उपधारा 1, 2 और विकल्प दूसरा है धारा 12 और तीसरा विकल्प है धारा 13, चौथा है धारा 15 और पांचवा भी विकल्प इसमें दिया है जिसका है उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा विकल्प ई। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के किस धारा के प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए? पहला विकल्प है धारा 16, दूसरा है धारा 24, तीसरा है धारा 27, चौथा है धारा 28। इस और पांचवा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सत्य कथन है। पहला विकल्प है सूचना का अधिकार अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। दूसरा विकल्प है इस अधिनियम के कुछ प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए और शेष प्रावधान इसके अधिनियम के 120वें दिन से प्रभावी हो गए। तीसरा विकल्प है विकल्प ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है केवल बी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प सी, यानी विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सक्षम प्राधिकारी हैं। पहला विकल्प है लोकसभा का स्पीकर, दूसरा विकल्प है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं संविधान। पहला विकल्प जो है वो है संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक, विकल्प दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। पहला विकल्प है लोकसभा का स्पीकर, दूसरा विकल्प है विधानसभा का स्पीकर, तीसरा विकल्प है राज्यसभा का सभापति, चौथा विकल्प है विधान परिषद का सभापति और पांचवा विकल्प है केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है की दशा में स्पीकर और छठवां विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी, यानी जितना ये दिया गया है सभी जो है सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार परिभाषित है। पहला विकल्प है धारा 2 या के अंतर्गत, दूसरा विकल्प है धारा 3 का के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 3 पा के अंतर्गत, चौथा है धारा 3 या के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, धारा 2 या के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सूचना परिभाषित है। पहला विकल्प है 2 चा के अंतर्गत,
दूसरा विकल्प है 2 छा के अंतर्गत, और तीसरा विकल्प है धारा 2 जा के अंतर्गत, चौथा विकल्प है 2 या के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए 2 चा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सूचना के अंतर्गत से आते हैं। पहला विकल्प है लॉग बुक्स, दूसरा मेमोज, तीसरा राय, चौथा सलाह, और पांचवा है प्रेस रिलीज, और छठवां है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी। लॉग बुक्स, मेमोज, राय, सलाहें, प्रेस रिलीज ये सभी सूचना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सूचना से तात्पर्य निम्न में से किस सामग्री से है। पहला विकल्प है ईमेल्स, दूसरा संविदाएं, तीसरा रिपोर्ट, चौथा नमूने, और पांचवा जो है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ई, यानी उपर्युक्त सभी सामग्री सूचना से आते हैं। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिकार भी आते हैं। पहला विकल्प है कार्य या दस्तावेज का निरीक्षण, दूसरा है नमूने सामग्री का प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, तीसरा है अभिलेखों दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, चौथा विकल्प है कंप्यूटर में संग्रहित सूचना प्राप्त करना, और पांचवा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है एक आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकता है। पहला विकल्प है किसी कार्य या क्रिया के दस्तावेजों का निरीक्षण, दूसरा विकल्प है किसी अभिलेख की सत्य प्रतिलिपियों का निरीक्षण, तीसरा विकल्प है सामग्री के नमूने प्राप्त करना, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति एवं नागरिक को। इसका जो सही उत्तर दो दोस्तों प्रत्येक नागरिक को, विकल्प बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। पहला विकल्प है दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण या उद्धरण लेना, दूसरा विकल्प है सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, तीसरा है मंत्रिमंडल के कागज पत्रों की प्रतिलिपि लेना, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा विकल्प सी, मंत्रिमंडल के कागज पत्रों की प्रतिलिपि लेना। अगला प्रश्न है प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा है धारा 5, चौथा है धारा 6। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, धारा 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है लोक प्राधिकार सूचना उपलब्ध कराएगा। पहला विकल्प है निःशुल्क, दूसरा है ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित हो, तीसरा विकल्प ए बी दोनों जैसी भी स्थिति हो, और चौथा विकल्प है केवल ए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा विकल्प सी, यानी ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य या लोक सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति हो निःशुल्क या ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है उपलब्ध कराएगा किस धारा में कहा गया है। पहला विकल्प है धारा 4, दूसरा है धारा 5, तीसरा है धारा 6, चौथा है धारा 7। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है धारा 4, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि लोक प्राधिकारी सूचना की याचना करने वाले लोगों को सूचना प्रदान करने हेतु आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के कितने दिन के भीतर करेगा। पहला विकल्प है 100 दिन, दूसरा है 200 दिन, तीसरा विकल्प है 120 दिन, और चौथा विकल्प है 50 दिन। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 100 दिन, विकल्प ए।
अगला प्रश्न है कि लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। पहला विकल्प है केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा, तीसरा विकल्प है प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम प्रयुक्त होता है। पहला विकल्प है न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध, दूसरा विकल्प है आसूचना अभिकरणों के विरुद्ध, तीसरा है सुरक्षा अभिकरणों के विरुद्ध, चौथा विकल्प है ये सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों ही चीज़ों में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का प्रावधान किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 5, दूसरा है धारा 6, तीसरा है धारा 7, चौथा है धारा 8। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प बी, धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जा सकता है। पहला विकल्प है मौखिक रूप से, दूसरा है लिखित रूप से, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, चौथा विकल्प है बी एवं सी दोनों से। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, लिखित एवं इलेक्ट्रॉनिक, यानी ए बी सी दोनों। अगला प्रश्न है सूचना प्राप्त करने हेतु तो निवेदन किससे किया जाता है। पहला विकल्प है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से, दूसरा विकल्प है राज्य लोक सूचना अधिकारी से, तीसरा विकल्प ए बी दोनों से और चौथा विकल्प है केवल बी से। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प सी, ए बी दोनों, जैसी भी स्थिति हो। अगला प्रश्न है आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से अपेक्षा की जाएगी। पहला विकल्प है ऐसे अनुरोध हेतु पर्याप्त कारण देने की और दूसरा विकल्प है ऐसे अनुरोध हेतु कोई भी कारण ना देने की और तीसरा विकल्प है ऐसे अनुरोध हेतु समस्त व्यक्तिगत ब्यौरे देने की और चौथा विकल्प है ए एवं सी दोनों। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प बी, ऐसे अनुरोध हेतु जो कोई भी कारण ना देने की। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी चाही गई सूचना शुल्क के पश्चात कितने दिवस के अंदर प्रदान करेगा। पहला विकल्प है 15 दिन, दूसरा विकल्प है 30 दिन, तीसरा है 45 दिन, चौथा है 60 दिन। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 30 दिन, विकल्प बी। अगला प्रश्न है धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु तो निवेदन का निस्तारण किया जाता है। पहला विकल्प है धारा 7 के अंतर्गत, दूसरा विकल्प है धारा 8 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 9 के और चौथा है धारा 10 के। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, धारा 7 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन विहित शुल्क के साथ किया जाता है। विहित शुल्क कितना है। पहला विकल्प है 100 रुपये, दूसरा है 200 रुपये, तीसरा युक्त और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है युक्त, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कोई भी शुल्क किन व्यक्तियों पर भारित नहीं किया जाएगा। पहला विकल्प है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, दूसरा विकल्प है जो लोक सेवक हैं, तीसरा है जो केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगला प्रश्न है कि जहां लोक प्राधिकारी सूचना हेतु निवेदन की प्राप्ति से विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना प्रदत्त करने में असफल रहता है वहाँ पहला विकल्प है निवेदन करने वाले व्यक्ति को सूचना निःशुल्क दी जाएगी
और दूसरा विकल्प है निवेदन को सूचना शुल्क सहित दी जाएगी। तीसरा विकल्प है सूचना प्राधिकारी पर सस्ती अधिरोपित की जाएगी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, निवेदन करने वाले व्यक्ति को सूचना निःशुल्क दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में असत्य कथन है। पहला विकल्प है सूचना का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा विकल्प है सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदनों का निस्तारण निवेदन प्राप्ति के 60 दिन के भीतर किया जाएगा। और तीसरा विकल्प है जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे निवेदन की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाएगा। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदनों का निस्तारण निवेदन प्राप्ति के 60 दिन के भीतर किया जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है सूचना के प्रगटीकरण से छूट प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 6 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 7 के अंतर्गत और तीसरा है धारा 8 के अंतर्गत, चौथा है धारा 9 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है धारा 8 के अंतर्गत, विकल्प सी। अगला प्रश्न है किसी भी नागरिक को निम्नलिखित के संबंध में सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। पहला विकल्प है सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास के अधीन प्राप्त हुई हो। दूसरा विकल्प है वह सूचना जो अन्वेषण की प्रक्रिया, बंदीकरण या अपराधियों के अभियोजन को रोके। तीसरा है वह सूचना जिसका प्रगटीकरण संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के प्रगटीकरण से छूट का आधार नहीं है। पहला विकल्प है भारत की संप्रभुता, दूसरा है राज्य का आर्थिक हित, तीसरा है लोक स्वास्थ्य, चौथा अपराध का उत्प्रेरण। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प सी, लोक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे सूचना के प्रगटीकरण से छूट है। पहला विकल्प है विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, दूसरा है सूचना जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और तीसरा विकल्प है सूचना जिसका प्रगटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सूचना प्रदत्त करने की बाध्यता लोक प्राधिकारी को नहीं है। पहला विकल्प है वह सूचना जिसका प्रगटीकरण भारत की एकता और अखंडता सुरक्षा को प्रभावित करे और दूसरा विकल्प है वह सूचना जिसके प्रगटीकरण से न्यायालय की अवमानना होगी और तीसरा विकल्प है वह सूचना जिसका प्रगटीकरण संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 की उपधारा 1 के अग्रसरण में अनुज्ञात कोई छूटों के अधीन किसी बात के होते हुए भी लोक प्राधिकारी सूचना के प्रगटीकरण की अनुमति कब दे सकता है। इसका पहला विकल्प है अगर सूचना के प्रगटीकरण से जनहित में अधिक लाभ होता है, वनस्पति या उस संरक्षित हित के हानियों से है और दूसरा विकल्प है जब कोई न्यायालय सूचना के प्रगटीकरण करने का आदेश लोक प्राधिकारी को करता है और तीसरा विकल्प है ए बी दोनों और चौथा विकल्प है केवल बी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, अगर सूचना के प्रगटीकरण से जनहित में अधिक लाभ होता है। अगला प्रश्न है पर व्यक्ति से प्राप्त सूचना प्रकट करने पर व्यक्ति से संबंध रखने वाली सूचना से संबंधित धारा। पहला विकल्प है धारा 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है धारा 11, विकल्प सी।
अगला प्रश्न है, जहां सूचना अधिकार धारा 11 के अंतर्गत पर व्यक्ति सूचना प्रकटीकरण की है, वहां पर व्यक्ति प्रथम अपील कर सकेगा। पहला विकल्प है इसका, आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर, और दूसरा विकल्प है आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर, तीसरा विकल्प है आदेश की तिथि से 90 दिन के भीतर, और चौथा विकल्प है आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला विकल्प जो है वो है, लोक प्राधिकारी सूचना के ऐसे निवेदन को नामंजूर कर सकता है जहां उस निवेदन में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति में निहित प्रतिलिप्याधिकार को हनन करने वाला हो। दूसरा विकल्प है, सूचना प्राप्त के निवेदन पर 30 दिन की अवधि के भीतर कोई निर्णय देने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि लोक सूचना अधिकारी निवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। और तीसरा विकल्प है, यदि अभिलेख का कुछ भाग प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है और शेष भाग नहीं, तो यदि दोनों का पृथक किया जा सकता है तो शेष भाग के संबंध में सूचना दी जा सकती है। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है यदि यह, पहला विकल्प है एक अधिकार व्यापारिक व्यवहार कारित करता है, दूसरा विकल्प है अनुचित व्यापारिक व्यवहार कारित करता है, तीसरा विकल्प है विदेशी राष्ट्रों से संबंध व्यवधानित करता है, और चौथा विकल्प है तृतीय पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचाता है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प डी, तृतीय पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, यदि लोक सूचना अधिकारी किसी ऐसी सूचना का प्रकट करना चाहता है जिसका संबंध किसी पर व्यक्ति से है, वहाँ पर व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा। पहला विकल्प है निवेदन के प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर, दूसरा विकल्प है निवेदन के प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर, और तीसरा विकल्प है निवेदन के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर, चौथा विकल्प है निवेदन के प्राप्त होने के 20 दिन के भीतर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, निवेदन के प्राप्त होने से 5 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है, लिखित नोटिस की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर पर व्यक्ति प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है। पहला विकल्प है 10 दिन के भीतर, दूसरा विकल्प है 15 दिन के भीतर, तीसरा विकल्प है 20 दिन के भीतर, और चौथा विकल्प है 30 दिन के भीतर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए, 10 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत निवेदन के प्राप्त होने पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी कितने दिन के भीतर निर्णय करेगा कि पर व्यक्ति से संबंधित किसी सूचना या अभिलेख या उसके भाग को प्रकट किया जाए या नहीं। पहला विकल्प है धारा 10 दिन, पहला विकल्प है 10 दिन, दूसरा विकल्प है 15 दिन, तीसरा है 40 दिन, और चौथा है 50 दिन। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प सी, 40 दिन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित से होगा। पहला विकल्प है मुख्य सूचना आयुक्त, दूसरा है 10 से अनधिक सूचना आयुक्त, तीसरा विकल्प है ए बी दोनों, और चौथा विकल्प है केवल बी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जाती है। उस समिति में सदस्य होते हैं, पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा में विपक्षी दल का नेता,
तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एवं संघीय कैबिनेट मंत्री। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। नमस्कार।